कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए, आज का विषय जो है वो रक्त मोक्षण से रिलेटेड है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मैं कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूं और हम लोग अभी बात करेंगे रक्त मोक्षण पे। डिटेल में चर्चा होगी। जो लोग भी अपना बात बोलना चाहते हैं उनके लिए मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। चलिए हम लोग रक्त मोक्षण पे बात करते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि शोणितम स्त्राव्येत जंतुरामयम प्रसमीक्षित च प्रस्थम प्रस्तार्धकम वापि प्रस्तार अर्धार्ध मथापि वा। मतलब इसका मतलब है कि शोणित का स्त्राव करना जरूरी है, बीमारी को देख के, बीमारी को समझ के। कभी कभी एक प्रस्थ निकालना पड़ता है, मतलब 750 ml या हाफ। 750 का हाफ कितना हुआ? तो 375 ml, या फिर उससे भी हाफ, अर्ध का भी अर्ध, मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 190 तक, 190 तक हमें 190 ml तक हमें रक्तस्राव करना पड़ता है, अवस्था के हिसाब से, कि एचबी कम नहीं होना चाहिए। रक्त ये जीवनाधार होने की वजह से शरीर से स्त्राव न करे, ऐसे तो पहले बहुत सारे शास्त्रकारों ने कहा है, लेकिन रक्त स्त्राव करना बहुत जरूरी होता है। जिनके शरीर में रक्त बहुत अच्छा है, एचबी लेवल अच्छा है, उसके लिए बीटी मतलब ब्लीडिंग टाइम देखना है, एचबी देखना है सीबीसी करके, और HbA1c कैसा है, शुगर लेवल है कि नहीं, वो सब देख के, सारे पैरामीटर देख के तभी हमें रक्त मोक्षण करना चाहिए। और जिनका दुष्ट रक्त है, दुष्ट रक्त के वजह से बीमारियां हैं, उनका ही हमें सिरावेद करके रक्त निकालना चाहिए। सिरावेद का अगर हम लोग किताब देख के अगर करें तो कुछ भी हमें समझ नहीं आएगा। उसके लिए प्रैक्टिकली गुरु के पास जाके और जो एक्सपर्ट हैं उनके पास जाके सब चीज सीखना चाहिए, तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। मनुष्य के शरीर में रक्तजन्य कुष्ठ आदि त्वचा के रोग देखने लगे तो शरीर का जो रक्त है वो निकालना जरूरी होता है। उसका ग्रंथों में बोला है 58 तोला, 29 तोला या 14 तोला तक हमें रक्त निकालना है। 58 तोला मतलब 580 ml, या फिर 290 ml या 140 ml, इतना तक हमें रक्त निकालना चाहिए अंदाज से। मतलब, और वो भी हमें पेशेंट का बल अग्नि सब देखना है। पेशेंट बहुत क्रुश है, राज्यक्षमा हुआ है, तो रक्त मोक्षण नहीं करना है। त्रिदोष जन्य दुष्ट रक्त के लक्षण क्या है कि वायु से दुष्ट हुआ रक्त अरुण वर्ण का होता है, झाग जैसा रुक्ष होता है, कर्कश होता है, हल्का होता है,
शीघ्र गमन करने वाला होता है, पतला होता है और उसमें स्निग्धता नहीं रहती है और पूरा बॉडी में सुई चुभोने की तरह पीड़ा करता है। पित्त से दूषित हुआ रक्त जो है वो पीले रंग का, हरित वर्ण का, श्याम वर्ण का, आमगंधी, उष्ण और चांचल्य रहित होता है। और वो चींटियों को अगर खाने के लिए दें या फिर मक्खियों को दें तो जो रक्त पित्त के वजह से दूषित है वो चींटियां भी नहीं लगती है या कोई प्राणी भी नहीं लगते हैं। कुत्ते को भी देंगे ना कि वो ब्लड से कुछ ऐसे लपेट के कुछ खाने को देंगे ना तो वो खाएगा नहीं। जहाँ पे पित्त और रक्त ऐसे जब है तो उससे पता चलता है कि कितनी ज्यादा रक्त दुष्टि है। कुत्ता भी नहीं खाता, कौवा भी नहीं खाता, कोई भी चीज नहीं खाते, वो गंदा चीज है वो नहीं खाते हैं। और उनको ज्यादा सेंस ऑर्गन्स जागृत रहते हैं क्या खाना है। वो लोग फ्रेश ब्लड खाएंगे कुत्ते वगैरह, लेकिन वो गंदा खून नहीं खाएंगे। कफ से दूषित हुआ रक्त वो बहुत शीतल रहता है, स्निग्ध होता है, गैरी के रंग जैसा होता है और मांस के बारीक बारीक ग्रंथि जैसा होता है और घट्ट होता है, बहुत ज्यादा घन होता है और मंद गमन करने वाला होता है। और दोनों दोषों से है वात पित्त, पित्त कफ वात कफ, तो ऐसे दोनों दो दो दोषों के लक्षण दिखाई देंगे। त्रिदोष से दुष्ट हुआ रक्त में बहुत गंदा स्मेल आता है और सभी दोषों से दुष्ट हुआ रक्त कांजी की तरह दिखता है। त्रिदोषों से दुष्ट हुआ या विष से दुष्ट हुआ रक्त वर्ण का हो सकता है, काले रंग का हो सकता है, या विष दुष्ट है तो वो तो नीले रंग का होता है। ऊर्ध्वगामी होकर जब नाक से निकलता है तो वह विशेष रूप से कुष्ठ भी उत्पन्न करता है। अंग पूरे शरीर में अंग में निर्विकार और उत्तम रक्त का लाल और अच्छा वर्ण हो और नॉर्मल कंसिस्टेंसी रहे तो वही उत्तम रक्त रहता है। तो रक्त निकालने के लिए रोगी कौन से होते हैं? तो जिनको दाह हो रहा है, पूरे बॉडी में बर्निंग हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, पूरा स्वेलिंग आके विवर्णता आ गई है, नाक से रक्त आ रहा है, वातरक्त है, कुष्ठ है, पीड़ा युक्त, उनको पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, तो उनको बहुत अच्छा रहता है। मर्म स्थान का रोग है और ऐसा वायु जो है पीड़ा युक्त जो निकालना बहुत मुश्किल है, बस्ती से भी नहीं निकल रहा, वमन से भी नहीं निकल रहा, मूढ़ वायु है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक मेरे सर के पास पेशेंट आए थे जिनको हेडेक हो रहा था, तो सर ने सारा इलाज करा दिया, वमन कराया, विरेचन कराया, शिरशूलादि वज्र रस, गोदंती भस्म, पथ्यादिक्वात और महावादी उदंसक रस, एकांगवीर रस, नस्य, सब कुछ कर दिया, लेकिन उनका शिराशूल ठीक ही नहीं हो रहा था। बाद में पता चला कि ये रक्त शिरो रोग है, उसमें रक्त मोक्षण कराया, जलौका से दूषित रक्त निकाला, पेशेंट एकदम ठीक हो गया, परमानेंट ठीक हो गया। तो ये फायदा होता है कि रक्तज व्याधियां भी होती है, उससे शिराशूल भी होते हैं, त्वचा के रोग भी होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है। उसी तरह से डॉक्टर आव्हाड सर जो हैं, रामदास आव्हाड सर, उन्होंने कितने बार केसेस में बताया कि बहुत सारे लोगों का आंखें जो थी वो दिखना बंद हो गया और सर ने तुरंत रक्त मोक्षण किया तो पेशेंट एकदम ठीक हो गया, 1 घंटे में दिखाई देने लगा। तो ये भी कारण होता है, उसमें अलग अलग बीमारियां होती हैं आंखों की, ब्लड सप्लाई सडन ब्लॉक हो जाता है तो फिर दिखाई नहीं देता है, तो रक्त मोक्षण करने से माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ता है तो दिखाई देने लगता है। ऐसा बहुत बार रामदास आवाड सर ने अपने लेक्चर में बताया है। उसी तरह से किसी को ग्रंथि है, अर्बुद है, गंडमाला है, अपची है, क्षुद्र रोग है, नेत्र में अधिमंथ रोग, रक्तादिमंथ मतलब ग्लॉकोमा है जिसमें रेडनेस बहुत है, बहुत बर्निंग वाला रोग है, जैसे केमोथेरेपी के बाद पेशेंट आते हैं बहुत ज्यादा जलन हो रही है, या एंटीबायोटिक है बहुत ज्यादा जलन हो रही है, या स्तन रोग है, मतलब ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमा है या फिर गांठ है ब्रेस्ट में, या फिर कैंसर हो गया है, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, सभी में दे सकते हैं। या विद्रदी हो गया है, स्तन विद्रदी एब्सेस हो गया है, या फिर गात्र को शिथिलपना आ गया है, शरीर में जड़पना आ गया है, या अभिषंध हो गया है, रक्ताभिषंध मतलब कंजक्टिवाइटिस हो गया है, या फिर पूरा शरीर से, नाक से, पूरे बॉडी से दुर्गंध आ रहा है, और यकृत का बीमारियां है, प्लीहा की बीमारियां है, किसी को कामला व्याधि है, विसर्प है, विद्रदी है, पूरे बॉडी में दाने दाने रैशेस आ रहे हैं, पेम्प्यूल्स, ब्लिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं, कान, होंठ, नाक, मुंह में पाक हो रहा है, मतलब अल्सरेशन हो रहा है, कान में भी अल्सरेशन हो रहा है, नाक में भी हो रहा है, और नाक पूरा रेड हो जाता है, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, होंठ में भी हो रहा है, मुंह में भी हो रहा है, दाह हो रहा है, मस्तक में पीड़ा हो रही है, उपदंश है, रक्तपित्त है, ये सब योग्य रोगी हैं। तो उनको श्रृंग से निकालते हैं, जलौका से निकालते हैं, या तुमड़ी से निकालते हैं, अलग अलग चीजों से निकालते हैं।
वात के हिसाब से, पित्त के हिसाब से, कफ के, पित्त वाला है तो जलौका से निकालते हैं, कफ वाला है तो तुम्बी से निकालते हैं, और वायु वाला है तो श्रृंग से निकालते हैं। और नहीं तो सिरावेद तो होता ही है, ये कॉमन है। या फिर वो जो हजमा थेरेपी है, हजमा थेरेपी, उससे भी रक्त निकाल, कपिंग थेरेपी जिसको बोलते हैं, उससे भी निकालते हैं। तो ये सिरावेद करने से ना क्या होता है कि पूरे शरीर का शोधन हो जाता है। ऐसा हमारे सर बताते हैं कि एक बार रक्त मोक्षण किया, जलौका लगाया, तो 12 फुट शरीर का जो है वो शुद्ध हो जाता है। एक ही दिन सारा रक्त नहीं निकालना, एक ही दिन रक्त निकालेंगे इंसान मर जाएगा। पूरा रक्त नहीं निकालना, हम थोड़ा सा निकालते हैं बस, तो जरूरत के हिसाब से 50 ml, 10 ml, 140 ml, बस इतना ही, ज्यादा रक्त नहीं निकालना है। और दूसरा क्या है कि रक्त निकालना जो है वो एक मतलब एक स्पेशलाइजेशन है। ऐसे किसी का रक्त ऐसे ही निकालना ये मतलब गलत होता है। अगर हम लोग अनुवासन बस्ती और आस्थापन बस्ती को बस्ती की सामान्य क्रिया मानकर एक ही स्वीकार कर लें, तो रक्त मोक्षण को पंचकर्म के अंतर्गत समावेश करने में पंचकर्म चिकित्सा का विस्तार ही होगा। और चरक संहिता में तो पंचकर्म के लिए अनुवासन बस्ती और आस्थापन बस्ती ऐसे ही बोला है, रक्त मोक्षण चरक संहिता में नहीं बोला। और नहीं तो दूसरे ग्रंथों में वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण ऐसे कहा है। आचार्य डल्हनाचार्य जी जो हैं, जिन्होंने चरक सुश्रुत संहिता पे निबंध संग्रह नाम की टीका लिखी है, वह बोलते हैं कि पंचकर्म के अंतर्गत रक्त मोक्षण को स्वीकार करना ही चाहिए। बहुत अधिक शास्त्र विवेचन न करते हुए रक्त मोक्षण के महत्व को समझना चाहिए। काय चिकित्सा में जो स्थान बस्ती का है, कि आदि चिकित्सा मतलब बस्ती चिकित्सा, या पूर्ण चिकित्सा मतलब बस्ती चिकित्सा, वही स्थान रक्त मोक्षण का शल्य शास्त्र में है, सर्जरी में है। रक्त को शरीर से विधि पूर्वक निर्हरण करने को रक्त मोक्षण करते हैं। तो विधि पूर्वक ही रक्त निकालना है, ऐसे ही कैसे भी रक्त नहीं निकालना है, विधि होना चाहिए। और मतलब उसमें क्या विधि है कि कभी भी दीपन पाचन करके, घृत पान करा के, और तभी रक्त मोक्षण करना चाहिए। और कहाँ से रक्त मोक्षण करना है वो भी स्थान हमें डिसाइड करना चाहिए। उसी तरह से शास्त्रों में रक्त मोक्षण को अस्त्र विस्तृति, शोणित मोक्षण, रक्त विस्त्रावण, रक्त निर्हरण और रक्त हरण शब्दों से संबोधित किया गया है। रक्त दृष्टि से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, अतः रक्त विस्त्रावण से लाभ तो मिलता ही है, साथ ही पित्त का भी निर्हरण होता है। रक्त और पित्त का आश्रय भाव होता है, अतः पैतृक रोग जितने भी है उन सब में रक्त मोक्षण एक सफल चिकित्सा मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डिओडिनल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, आप इंटरनल दवाइयां दे रहे हैं, अम्ल पित्त हो रहा है, परिणाम शूल हो रहा है, खाना खाने के बाद बहुत जलन हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, ऐसे में हम लोग रक्त मोक्षण कराएं तो वह ज्यादा अच्छा और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट रहता है। इसी तरह से रक्त मोक्षण कराने के विविध प्रकार हैं, जैसे कि रोग रक्त दोष और रोगी की अवस्था अनुसार उनमें उपयोगी रक्त मोक्षण के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। प्रमुख रूप से 2 प्रकार हैं। प्रथम शस्त्र रक्त मोक्षण, एक अनुशस्त्र रक्त मोक्षण। शस्त्र रक्त मोक्षण में लोहे आदि धातु से बने शस्त्र के द्वारा रक्त निर्हरण किया जाता है। इसके 2 भेद हैं, प्रथम प्रच्छान कर्म, दूसरा सिरावेद। प्रच्छान कर्म में केवल हम ऐसे थोड़ा सा कट लगाते हैं, छोटा छोटा, या फिर हम नीडल से ऐसे टिपके टिपके डालते हैं, तो वो भी प्रच्छान होता है, थोड़ा सा रक्त निकालते हैं। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम कपिंग कर रहे हैं तो उसके पहले जो कट कट किया गया है ये भी प्रच्छान है, प्रच्छान करने के बाद कप्स लगा देते हैं। या फिर नीडल्स को केवल ऐसे अंदर ये करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, कट 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 कट, तो अपने आप रक्त निकलने लगता है। वो 2 मेथड रहते हैं। और ये जो हम लोग करते हैं, अनुशस्त्र से भी करते हैं, जलौकावचारण के लिए जलौकावचारण करते हैं, श्रृंगावचारण, श्रृंग लगाते हैं, या अलाभोपचारण या घटी यंत्र से रक्त निर्धारण करते हैं। तो बहुत सारी विधियां सुकुमारों के लिए उपयोगी है, जैसे कि जलौका लगा दिया, सुकुमार व्यक्ति है, वह अपना बॉडी नहीं देगा, इसे जलौका लगा दिया तो वो दे सकता है, काउंसलिंग किया तो। इस तरह से 6-7 भेद होते हैं रक्त मोक्षण के। लौह यंत्र के अंतर्गत जलौका, शार, दाह कर्म, कांच, नख, पत्थर आदि को माना गया है। प्रच्छान कर्म क्या होता है कि जब एक स्थान पे रक्त जमा होता है, जैसे कि वात रक्त जैसी बीमारियां हैं, जहां पे रक्त जमा है, अर्थात या फिर फोड़ा फुंसी हो गया, या फिर कहीं चोट लग गया और रक्त जमा है, इसे पता चल रहा है, तो त्वचा में समीपवर्ती स्थान में रक्त स्थित है, तो प्रच्छान विधि से रक्त मोक्षण कराना चाहिए। जहां प्रच्छान कराना है उसके ऊपर थोड़ा कपड़े से बांधकर मर्म संधि अस्थि स्नायु को बचाते हुए हल्के हाथ से नीचे ऊपर प्रतिलोम
तीक्ष्ण शस्त्र से, निडल से रेखाएं बनाए जो कि न अति गहरी हो ना एक दूसरे के पास हो। इस विधि को पांचना भी कहते हैं। त्वचा पर पीड़का, मंडल, व्रण और उच्छेद हो तो व्रण मुख को काटकर रक्त का निर्वहन प्रच्छान से करना चाहिए। प्रच्छान का उपयोग श्रृंग, अलाबु, जलौका आदि से लगाने के पूर्व भी किया जाता है। प्रच्छान के बाद शब्दोद्घृत लगा देते हैं वहां पे। स्फटिका जल या जात्यादि तेल का लेपन करते हैं और रोगानुसार लेपन हेतु औषधि चयन कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिरावेद। सिरावेद मतलब हम लोग स्काल्पेल से रक्त निकालते हैं, सिरा को वेद करके। जब दूषित ग्रथित रक्त सर्व शरीरगत हो, साथ ही बलवान दृढ़ शरीर रोगी हो, उसमें मतलब बलवान शरीर है रोगी में, फिर शिरावेद से रक्त मोक्षण करते हैं। रोगानुसार निर्दिष्ट सिराओं का वेदन कर रक्त निर्हरण किया जाता है। प्राचीन काल में कुठैरिका यंत्र और व्रीहिमुख आदि शस्त्रों द्वारा सिरा वेदन किया जाता था, परंतु आजकल इंजेक्शन सिरिंज से भी रक्त निर्हरण किया जाता है। इसके हेतु 10 cc या 20 cc आदि सिरिंज का प्रयोग श्रेष्ठ है। इस विधि में व्यापकों की संभावना अधिक रहती है, अतः योग्य का विचार करके संक्रमण रहित विधि पूर्वक रक्त मोक्षण करना चाहिए। अधिक शीतकाल या उष्ण काल में रक्त विस्रावण वर्जित है। बहुत ठंडी पड़ रही है और या बहुत गर्मी पड़ रही है तो रक्त विस्रावण नहीं करना है। सिरावेद के योग्य कौन होते हैं? तो जिनको विसर्प व्याधि है, विद्रधि है, प्लीहा वृद्धि है, गुल्म व्याधि है, अग्निमांद्य है, ज्वर है, मुख रोग है, नेत्र रोग है, मद है, तृष्णा है, कुष्ठ है, वातरक्त है, रक्तपित्त है, कटु अम्लोदगार है, इनमें रक्त मोक्षण किया, रक्त निर्हरण करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सिरावेद के अयोग्य कौन है, किसको नहीं करना चाहिए सिरावेद? सिरावेद के अयोग्य हैं जो दुर्बल हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, रुक्ष शरीर वाले हैं, शतशीर्ण हैं, डरपोक हैं, क्लांत हैं, मद्यपित, थकावट युक्त, वैवाह से कृश हैं, बहुत ज्यादा मैथुन करने से कृश हो गए हैं, शोधन के पश्चात तुरंत नहीं देना चाहिए, रात्रि जागरण की अवस्था में नहीं देना चाहिए, क्लैब्यता है, टेम्पररी नपुंसकता है, गर्भिणी है, काश श्वास व्याधि है, तीव्र ज्वर है, आक्षेप है, झटके आ रहे हैं, पक्षवद है, उपवास किए हुए हैं, बहुत प्यास लगी है, इन सब में रक्त निर्हरण से अगर किया तो व्यापक कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। उसी तरह से हमने ये भी पढ़ा है कि तत्र अस्थानी स्थितो वायु पित्तम तो स्वेद रक्ताशयो हो, मतलब पित्त जो है वो स्वेद और रक्त में रहता है। तेनेश माशय माशेणाम मिथा, रक्त और पित्त का आशय से संबंध होता है। पित्त जो है वह स्वेद में भी रहता है, रक्त में भी रहता है। फिर बोल रहे हैं कि प्रच्छान ननैक देशस्थम प्रथितम जल जन्म भी सिरावेदो, मतलब प्रच्छान भी करते हैं और सिरावेद भी करते हैं, ये अलग अलग मेथड होता है। तो प्रमुख रोगों में वेद्य सिराएं और उनका स्थान जो है सुश्रुत संहिता में बताया कि क्रोष्ट शीर्षक है, खंज है, पंगु है, वात वेदना है, तो गुल्फ के ऊपर 4 अंगुल ऊपर जंघा में हमें करना है। ग्रदसी बात है तो जानुसंधि मतलब नी ज्वाइंट के 4 अंगुल ऊपर या नीचे करना है। गलगंड है मतलब ग्वाइटर है तो उरुमुल में उपस्थित सिरा में। प्लीहा रोग है तो वाम बाहु में मतलब लेफ्ट हाथ में, प्लीहा जिस साइड है उसी के वाम बाहु में, कुरपर संधि की सिरा या कनिष्ठिका और अनामिका के बीच स्थित सिरा में हमें करना चाहिए। जलोदर है तो वाम पार्श्व में नाभि के नीचे 4 अंगुल पर करना चाहिए। अपस्मार है तो हनुसंधि के मध्य की सिरा में। उन्माद है तो शंख और केशांत के बीच में उरा प्रदेश में ललाट प्रदेश की स्थित सिरा में करना चाहिए। नासा रोग है तो नासाग्र के सिरा में। प्रवाहिका है तो श्रोणी के पास 2 अंगुल की सिरा। विश्वाची है तो कुरपर संधि के नीचे। सावधानियां क्या है कि प्रयोग किए जाने वाला इंजेक्शन या सिरिंज या निडल है या जलौका है वो रोगाणु रहित हो। तुरंत जलौका एक को लगाए फिर वो दूसरे को लगाए उल्टी करा के, वो गलत है। वो रोगाणु रहित होना चाहिए, कम से कम 7 दिन के बाद ही जलौका को लगाना चाहिए। सिरा वेदन के पूर्व बाह्य और अभ्यंतर स्नेहपान कराना चाहिए, स्वेदन कराने का चाहिए। और स्नेहपान के लिए नॉर्मल घी दे सकते हैं, पंचतिक्त घृत, त्रिफला घृत, दाढ़ी मध्य घृत, ये स्नेहपान करना उत्तम है। त्वचा पर यदि पीड़का, कंडु विचर्चिका है तो करंज तेल, नीम तेल, तुवरक तेल आदि का बाह्य स्नेह हेतु उत्तम है। स्वेदन के लिए वाष्प सेद उत्तम है। सिरावेद के पहले लघु सुपाच्य द्रवयुक्त भोजन देना चाहिए, खाली पेट सिरावेद नहीं कराना चाहिए। जहां पर सिरावेद कराना हो वहां कुछ ऊपर कपड़े से बांध दे ताकि संबंधित सिरा ठीक से दिखाई देने लगे। अधिक रक्तस्राव ना हो इसका संपूर्ण ध्यान रखें। और 54 तोला
से अधिक रक्त विस्रावण कभी भी न करें। 54 तोला मतलब 540 ml तक, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। प्रत्यक्ष 100 ml तक रक्तस्राव एक बार में ठीक रहता है। और रक्त मोक्षण 15 दिन के बाद या 7 दिन के बाद करना चाहिए। रक्त मोक्षण के बाद अधिक ठंडा या अधिक उष्ण भोजन नहीं करना चाहिए। वय के हिसाब से 16 वर्ष से 70 साल की आयु में, 70 के बाद नहीं करना है, 16 से 70 साल की आयु तक ही सिरावेद करना है। और इनसे ज्यादा आयु रहे या 16 साल से कम वालों को सिरावेद ना करें। अधिक रक्तस्राव होने पर भयंकर वात रोग हो जाते हैं, मतलब जहां पे धातु का क्षय होगा वहां पे वायु का बीमारी होगा। अतः रक्त स्रावन के समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आता है जलौकावचारण। जलौकावचारण जो है वो पित्त दृष्टि में अवगाढ़तम रक्त, ग्रथित युक्त रक्त, सुप्त रक्त, त्वचागत रक्त, सुकुमार लोगों में इस विधि का उपयोग करते हैं। जलौका वस्तुतः एक प्राणी है जो लीच या फिर हिरडो मेडिसिनालिस नाम से जाना जाता है जूलॉजी में। बोलचाल में इसको जोंक कहते हैं, मराठी में जलौका जड़ू बोलते हैं। तो ये हमें जो भी जलौका लेना है वो निर्विष होनी चाहिए। सविष जलौका जो है वो विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन हमें निर्विष जलौका ही करनी चाहिए। शुद्ध किंतु क्लोरीन रहित जल के पात्र में इन्हें रखते हैं। ढक्कन पर छिद्र बनाकर कांच के पात्र में रखना उपयुक्त होता है। एक हमारे आयुष दर्पण पे एक मैडम आती थी जो मेरी जूनियर थी, एमडी की, संहिता की। तो उनका नाम था डॉक्टर गौरी, गौरी गुथे। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी सास को जलौका लगाया। तो वो जलौका जो थी उनको जो मिली थी वो विष युक्त थी। तो वो लगाते ही फीवर आने लगा और पूरा शरीर नीला पड़ रहा था। तो हमने बहुत सारे चिकित्सा बताया था उनको, अगर द्रव्य वगैरह बताए थे। तो वो जलौका दिखाया तो वो सविष जलौका थी। हमें निर्विष जलौका का प्रयोग करना है। और इसमें रोज पानी बदलना जरूरी होता है। जलौका जहां पे रख रहे हैं जिस पात्र में, अधिक गर्म वातावरण में नहीं रखें, या जहां एसी कूलर चलता है वहां पर भी नहीं रखना है। उनके लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर जहां रहे वहां पे रखना है। पहले के जमाने में जलौका स्टील कांच में नहीं रखते थे, कांच में या प्लास्टिक में नहीं रखते, मटके में रखते थे। मटके की शीतलता जलौका के लिए अनुकूल रहती है। उसी तरह से श्रृंग लगाते हैं तो गाय के सिंग से रक्त चूषण की विधि वर्णित है। श्रृंग उष्ण मधुर स्निग्ध होने से वात द्वारा प्रदूषित रक्त के निर्वहन में उपयुक्त है। प्रच्छान पश्चात विवार्त बनाकर चूषण होता है। फिर है अलाबू, जिसमें हम तुम्बी लगाते हैं या लौकी के सूखने पे बाहरी कवच को छिद्र कर उपयोग लाने के वर्णन है। इसमें प्रच्छान के बाद दीपक जलाकर इसे प्रभावित भाग को प्रच्छान के बाद ढक देने से वैक्यूम बन जाता है और रक्त एकत्रित होता है। इसी को कपिंग थेरेपी बोलते हैं। कपिंग में भी पहले हम लोग प्रच्छान कर देते हैं, फिर वो प्रेशर से कप्स लगा के और छोड़ देते हैं, फिर रक्त पूरा खींच लेते हैं। उसी तरह से घटी यंत्र, कुंभ या घड़े के आकार के बर्तन को प्रच्छान बाद अग्नि से निर्वात करके उल्टा रख देते हैं, रक्त एकत्रित होने लगता है। तो श्रृंग, अलाबू, घटी आदि स्थानों के साधनों के स्थान पर आजकल आधुनिक उपकरण से रक्त मोक्षण होता है, जैसे सिरिंज से होता है, कपिंग से होता है, ग्लास विधि में परिवर्तित कर दिया गया है। और इसका आजकल चिकित्सक लोग बहुतायत में उपयोग करते हैं। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस टॉपिक पर? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। जी सर। सर रक्त मोक्षण आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा मानी गई है और इसमें हम लोग 3 तरीके से रक्त मोक्षण करते हैं। एक तो होता है शिराभेदन, जिसका देखिए मैंने वीडियो अभी डाला है ग्रुप पे, जोंगुलर वेन से ब्लड निकाला जाएगा। एक तो ये करते हैं। दूसरा सर रहता है हमारा कपिंग थेरेपी, और तीसरा होता है सर लीच थेरेपी। तो जनरली जो हेयर फॉल का पेशेंट रहते हैं या एक्ने के पेशेंट रहते हैं या सोरेसिस के पेशेंट रहते हैं या एक्जिमा, विचर्ची का, ऐसे पेशेंटों में जनरली हम लोग लीच थेरेपी करते हैं। उससे बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं। उसके अलावा डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस हो गया, वेरिकोज वेन हो गया, इसमें लीच थेरेपी के बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। सर जहाँ पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है या कटी शूल है आपका, तो वहाँ पे अगर हम कपिंग थेरेपी करते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं सर। और कहीं पे कहीं जैसे कहीं बॉडी में कहीं कोई जलन हो रही हो या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन में पेन रहता हो या नमनेस रहती हो, पैर शून्य होते हो, तो वहाँ पे हम लोग सर शिराभेदन करके ब्लड को निकाल देते हैं। तो सर ये बहुत बढ़िया चिकित्सा है और ये सभी को करना चाहिए।
और इसको करने के पहले दो तीन चीजें का प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जब भी आप इसे करो तो पेशेंट का CT-BT है, CBC है, HIV है, हेपेटाइटिस बी है। यदि पेशेंट पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो तो ये सब जांचें हमें करा लेना चाहिए। दूसरा, इसका एक जो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होता है लीज थेरेपी का, ये इसकी लार में हेरोडिन होता है जो कि एंटी कोगुलेंट रहता है, जो कि खून का थक्का जमने नहीं देता है। तो आप जब भी लीज थेरेपी करें तो उसको अच्छे से पैक करें और हल्दी से पैक करें। या मैंने एक बार और बताया था कि यहाँ यदि हम घमरा का रस यूज करें तो तुरंत ब्लीडिंग बंद हो जाती है। या लौंद्र चूर्ण को अपन कपिंग थेरेपी, लीज थेरेपी करने के बाद लौंद्र चूर्ण को ऊपर से यदि हम डाल देते हैं तो उतनी ब्लीडिंग नहीं होती है। क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरा एक केस था, उनको एक बाबा जी थे, उनको राइट नी जॉइंट के पीछे वाले एरिया में एक बहुत बड़ी सिस्ट हो गई थी। तो वो मैंने उनके लिए उनका पंचकर्म किया, उनका मतलब ये रक्त मोक्षण किया था लीज थेरेपी से। चूंकि पेशेंट बाहर का था तो उनको ये कहना था कि हमें एक बार और जल्दी जल्दी से हो जाए हमारा। तो मैंने एक दिन किया, फिर दूसरे दिन मैंने उनको 4 लीच लगाई थी। और लीच लगाने के बाद अच्छा खासा ब्लड निकला। उसको अच्छे से पैक करके भेजा था, लेकिन पेशेंट को जो प्रिकॉशन बताए गए थे कि भाई इसको लीज थेरेपी करने के बाद बहुत ज़्यादा चलना नहीं है, आपको बैठे रहना है और गाड़ी नहीं चलानी है, किक नहीं मारना है। उनने वो सारी गलतियां की जो मैंने उनको मना की थी। तो वो तुरंत फिर वापस 1 डेढ़ घंटे बाद लौटे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। वापस आए तो देखा तो पूरा पट्टी ब्लड से पूरा रेड हो गई थी। फिर उनको दोबारा पूरा पट्टी खोल के उसमें फिर गमरे का रस डाल के उसको दोबारा पैक करके भेजा था। तो कभी भी लीच थेरेपी में यदि ब्लीडिंग, ओवर ब्लीडिंग हो रही है, अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे आप घमरे का रस अगर आप लगाते हैं या पीस के चटनी जैसे सोरस उसका अपन वहां पे टपका दें और पूरा मतलब रख के उसको अच्छे से पैक कर दें तो तुरंत ब्लीडिंग रुक जाती है। जी सर। जी, इस टॉपिक पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर शशि तिवारी मैडम, डॉक्टर कंचन मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर, बहुत अच्छा टॉपिक है सर। आपने बहुत अच्छा बताया और प्रशांत सर ने भी बहुत अच्छा बताया। मैं भी एक साल से करीब करीब विद्य कर्म कर रही हूँ। विद्य कर्म ये भी एक रक्त मोक्षण ही है, जिसे कि सुश्रुत संहिता में एक्चुअली विद्य कर्म का ही उल्लेख मिलता है। तो मैं आपने सब पॉइंट्स एक्चुअली विद्य कर्म के भी अभी एक्सप्लेन किए थे, बिल्कुल वैसे ही हिसाब से मैं सब पॉइंट्स लेती हूँ। जैसे हाँ, गाउट का पेशेंट है तो मैं क्षिप्र पे विद्य कर रही हूँ। अपस्मार का पेशेंट है तो हेलो, हाँ, बोलिए अपस्मार बोलिए। का पेशेंट पे तो हनु मध्य पे विद्य कर्म होता है। जिसे बहुत सीवियर हेडेक वगैरह है तो हम स्तपनी पे करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं एक पेशेंट को लास्ट ईयर मैंने, जैसे कि बहुत उसका सीवियर माइग्रेन था, तो उसको मैंने स्तपनी पे और अपांग अपांग में और शंख में ऐसे 3 पॉइंट लेके उसका विधि किया था, तो उसको काफी अच्छे रिजल्ट आए थे। मतलब 1 वीक में पहले तो मैंने उसको अल्टरनेट डेज किया, फिर मैंने वीकली वंस इन अ वीक किया, फिर 15 डेज में एक बार किया, फिर महीने में एक बार किया। अभी वो पेशेंट को मुझे करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उसका माइग्रेन पूरी तरीके से ठीक हो गया। पर जैसे कि हम ऐसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि बस विधि किया और पेशेंट ठीक हो गया, या फिर रक्त मोक्षण किया और पेशेंट ठीक हो गया। इससे आपने बिल्कुल सही बताया है कि ये अर्ध चिकित्सा है, हमें आयुर्वेद की मेडिसिन भी देनी ही पड़ती है इसके साथ। पर बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट बहुत पेन में आ रहे हैं, जैसे टेनिस एल्बो है तो टेनिस एल्बो में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे 1 या 2 सेटिंग में विद्य के बहुत अच्छे से पेन, मतलब जिसे जितना पेन किलर दवाई खिलाते हैं हम, उसका असर होने में जितना टाइम लगता है उससे भी बहुत ही कम समय में, विद इन मैं बोलूंगी 3 to 4 मिनट्स में उसका पेन काफी हद तक गायब हो चुका होता है। यहाँ पे इवन जैसे फ्रोजन शोल्डर में भी बहुत अच्छे से काम करता है विद। आपने यकृत और प्लीहा के लिए भी बताया था कि कुकुरपर साइड के जो पॉइंट्स है वो लेने पे सच में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अस्थमेटिक पेशेंट अगर हमारे पास आया था अनुक्षिप्र करके, और कुरपर संधि के बाजू में 4 अंगुल ऊपर और नीचे ऐसे साइड में जब हम विध करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और पीसीओडी के भी पॉइंट्स बताए गए हैं, इवन प्रवाहिका के भी पॉइंट्स बताए गए हैं, पेट के ऊपर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आते हैं। इवन मैंने एक पेशेंट, अभी मुझे याद आ रहा है, जिसको गॉइटर था,
तो उसका गोइटर मुझे 3 महीने में करीब करीब 80 to 90% कम होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि उसमें मैं मेडिसिन तो दे रही थी, पर मुझे मेडिसिन से जितना अच्छा रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। पर विद उसके साथ मैंने ऐड किया, तो उसका बस एक ही पॉइंट ले रही थी मैं, एक तो सपनी का, और जो स्टर्नम के ऊपर एक पॉइंट है जो दो निप्पल के बीच में आता है। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल उसका रिजल्ट आया था मुझे। मैंने इवन जैसे फाइलेरिया का पेशेंट था, उसमें भी मैंने विधि किया था, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। और जैसे साइटिका में भी पेशेंट में विधि किया था मैंने, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। मतलब जो पॉइंट्स हमारे सुश्रुत संहिता में बताया गया है वो सटीक एकदम बहुत अच्छे से काम करते हैं। और सबने मुझे लगता है कि इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए एक्चुअली। और जैसे अभी एक पेशेंट मैं ट्रीट कर रही हूँ जिसके बाल नहीं है, सामने वाले पीछे के साइड में काफी अच्छे बाल है उसके। तो उसका हेयर फॉल काफी था पहले शुरू में, और फिर वो काफी, मतलब मैं बोलूंगी 70-80% वो टकला हो गया था। तो उसको काफी साल हो रहे थे, तो बिल्कुल जैसे उसका स्कैल्प एकदम हार्ड हो चुका था। तो मैं जैसे उसको विध भी करती थी तो मुझे लगता था उसकी स्किन काफी टाइट है या फिर हार्ड है, वो सुई अंदर जाने में भी थोड़ा सा परेशानी होती थी। अभी 3 महीने से उसको हल्का हल्का ऐसे लग रहा है कि रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। स्कैल्प भी अभी जब मैं विद्या करती हूँ तो उसका बहुत अच्छे से सॉफ्ट टाइप लगता है। और मुझे लगता है उसके बाल भी अच्छे से ग्रो कर आएंगे। मतलब विद्या जैसे रक्त दोष को तो निकालता ही है, जैसे पेन मैनेजमेंट भी करता है, जैसे कि वायु जो अटका पड़ा हुआ है, मतलब रक्त पे भी, दूषित रक्त को भी निकाल रहा है, वायु को भी निकाल रहा है। उसके साथ साथ जो धातुओं में एक विकृत संप्राप्ति जो बनती है उसको भी, वो पैसेज को क्लियर करना, मतलब स्रोतस की शुद्धि करना स्टार्ट करता है। तो मैं ऐसे बोलूंगी कि ये खाली एक लोकलाइज ट्रीटमेंट करके नहीं है, ये एक्चुअली व्याधि को ही ठीक करने का एक उपाय है। तो हमें जरूर इसको इंक्लूड करना चाहिए। जी सर। जी। अभी मैं आप लोग को और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? वीणा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? या महेंद्र सर? हाँ नहीं तो सर, हाँ, बोलिए मैम, बोलिए। प्रशांत जी ने बहुत अच्छा बता दिया, मगर मुझे वो कौन सी पाउडर बोले या रस बोले वो लोद्र, नहीं समझ। लोद्र बोले, लोध्र, लोद्र। लोध्र की पाउडर, और कुछ तो भी रस बोले, स्वरस बोले। तो कंचन मैम भी बहुत अच्छा बोल दिया आपने। हमने अभी अभी हमारे यहाँ एक धर्मार्थ का दवाखाना है, 60 साल हो गए उस दवाखाने को। अभी अभी हमने विद्याकर्म का शिविर लगाया था, और पुणे से वैद्य शेंडे शास्त्री और उनकी बच्ची, वो जो एमडी है, वो भी आई थी। तब हमने विद्याकर्म देख लिया। मैं तो विद्याकर्म नहीं करती हूँ सर, परसों देख लिया। मगर अभी कंचन मैम बोल रही है तो मैं विद्याकर्म करूंगी। मैं सिरावेद करके रक्तमोक्षण करती हूँ स्किन डिसीज में, या विसर्प में मैं करती ही हूँ। और हमेशा शिरशूल में भी मैं 100 मिली या 60 मिली, 70 मिली, 2-3 टाइम मैं पेशेंट को 15-15 दिन के बाद मैं बुला के वेद ये सिरावेद से ब्लड निकालती हूँ सर। मगर हमारा कल भी एक ब्लड डोनेशन कैंप है। हमारे ब्लड डोनेशन कैंप्स हमेशा लगे रहते हैं, 3 महीना 4 महीने से। तो हम वो कैंप में मेरे जो स्किन डिसीज के पेशेंट है तो उनको बोलती हूँ कि जाओ और 360 मिली ब्लड डोनेट करके आओ। तो बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, हाँ सर, मुझे इतना ही आप बताना था। आप ये बताइए कि शेंडे सर कौन, जो बूढ़े वाले हैं, बाबा? नहीं, बूढ़े वाले तो गए, मगर उनके, अभी वो लेक्चरर थे, और उनकी बच्ची भी भारतीय विद्यापीठ में हाँ, लेक्चरर है। हिमानी शेंडे, चश्मा लगाते हैं। करेक्ट, हिमानी, हिमानी ही आई थी, और हाँ हाँ हिमानी के बाबा थे। हाँ, अच्छा, उनके भाई। हाँ, हाँ हाँ, समझ गया, मैं बाबा समझ। थे उसके, पिताजी थे उसके, उसके हिमानी के। पिताजी, मतलब जो बूढ़े बाबा थे उनके वो रिलेटिव ही हैं वो लोग। पुतण्या म्हणजे हाँ बोलते वो हाँ हाँ, मैं समझ गया, समझ गया। हाँ तो हाँ हाँ, वो तो पूरा पारंपरिक प्रथा है वो।
और हिमानी जो थी ना वो यहाँ पढ़ती थी भारतीय विद्यापीठ में, उसने हाँ एमडी किया और कहीं जॉब करी है वो आकुर्डी कॉलेज या कहीं तो हाँ कहीं अब तक वो भी थी। मेरे घर में रहणे को थे, खाणे म्हणजे हाँ हाँ दुपारी जेवायला वगैरे माझ्या इथेच होते, राहायला पण होते. हाँ हाँ सर. और उनके और भी फैमिली में लोग हैं ना वो मतलब 2-3 लोग और हैं उनके, वो स्वराली शिंदे। हिमानी के बाबा है, उनके चाचा जी थे बड़े, तो वो दंत हाँ शिविर अंत में रहता था. करते थे, हाँ लेकिन तो उनके फैमिली में एक और है स्वराली शेंडे, और हस्बैंड वाइफ है, वो लोग वहां पे अच्छा. सहकार नगर में हैं, उनके हाँ रिश्तेदार हैं। अच्छा. और भी वो फैमिली है, पूरा आयुर्वेदिक फैमिली है। हाँ जी ठीक मगर है। कंचन मैम का मुझे बहुत कौतुक रहता है, बहुत अच्छा. बोलती भी अच्छा है और एमडी भी कर रही है, कितना पॉजिटिविटी से बोलती है. हाँ और ना इनकी बेटी एमबीबीएस कर रही है, सोचिए, और हाँ उनकी बेटी के साथ कंपटीशन करके ये मतलब कितना अच्छा पढ़ाई कर रही है। तो बच्चों से क्या कंपटीशन, मगर मतलब ऐसा रहता है अच्छा ना कि सीख रही है. हाँ, अच्छा. मतलब सीखने में मैडम, क्या है, अच्छी बात है ना। अच्छी बात है. नहीं पर कंपटीशन होता है ना। और सर सही में बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने 70% लाया ना, और उसके जब 71 आए थे तो उसको अच्छा लगा था कि मेरे ज्यादा आए, मतलब नेक्स्ट ईयर वो एटलीस्ट थोड़ा सा और कोशिश करेगी। तो मुझे एक क्वेश्चन था। ये जो हमारे कपिंग थेरेपी जो है ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है, पर वो जो यूज करते हैं ना प्लास्टिक कप्स होते हैं सर, तो एक्चुअली ये सही है क्या? क्योंकि कैसे है ना, वो फिर वहां पे ऑटोक्लेव भी नहीं कर पाते हैं प्लास्टिक कप्स को, ना ही वो वॉश करके उसको यूज करते हैं। पता नहीं, मतलब मुझे नहीं वो सही गलत लगा। है ना, वो गलत है ना, जो लोग ऑटोक्लेव नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं करते, वो तो गलत है, इन्फेक्शन होगा। मतलब यहाँ पे एक तो ग्लास के कप होने चाहिए है ना सर, हाँ एटलीस्ट उसको हम अच्छे से ऑटोक्लेव कर सके, ऐसे होने चाहिए। हाँ, और क्योंकि गर्म पानी से अच्छे से धो के फिर उसका सुखा के फिर यूज करना चाहिए। सर नहीं, इन हाँ कपों को एक्चुअली एक बार ही वो उपयोग कप करते हैं। यदि अपन बेड थेरेपी करते हैं तो उसको एक बार ही उपयोग करते हैं, यदि अपन ड्राई करते हैं तो उसको बार बार उपयोग कर सकते हैं सर। हाँ और जो तो ये करना मुस्लिम पड़ता है। मुस्लिम लोग जो है उनके कुरान में भी लिखा है ये करने के लिए। वो हिजमा हिजमा चलता है ना उनका, हिजमा। हाँ जी। नहीं, मैं उसको सर आप एक चीज साफ कर कहना चाह सकते रहा हो। था। जो आप पे कप होते हैं ना, उनको आप हल्का सा गुनगुने पानी में वॉश करो और फिर स्पिरिट से साफ कर दो, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे हम वो लोग तो इतने खराब हो सालों जाते से हैं कर सर, रहे हैं। बिल्कुल ही मैंने खुद ने किया था नहीं, वो गरम बिल्कुल गरम ये पानी में अंधे मत हो गए डालो। हैं कि कुछ दिखता ही नहीं उसमें। गर्म पानी में डालोगे तो पूरे चपटे हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। आप अरे उनको हल्का सा वार्म गर्म वाटर में। पानी में डाल के स्प्रिट से धोया था उसको, स्प्रिट से डालने पर वो ऐसे हुए, मैं आपको अभी फोटो भेजी, मेरे पास पड़े हुए होंगे शायद, वो अंधे हो गए वो बिल्कुल। क्वालिटी अच्छी नहीं होगी आपकी कप की। अब क्वालिटी का पता नहीं है, तो यही 1,000-800 तो रुपए के आते हैं हम वो। लोग तो यूज करते हैं, साल भर यूज करते हैं, फिर नया मंगा लेते हैं। मैं तो हमेशा नया सेट मंगवाता हूँ, पेशेंट से नया सेट लेकर 500-700 रुपए का नया आता है। सेट तो बहुत महंगा आता है, वो हाँ कितने 700-800 रुपये, 1000 रुपये का आता है। हाँ। मैं सर एक चीज बता रहा था कि अपन विद्ध कर्म करते हैं और वो सही है, सभी कुछ सभी करते हैं अपने, वो भी करते हैं, लेकिन जैसे अपन का इसका है क्या नाम है, क्षिप्र मर्म का, तो क्षिप्र मर्म में अपन उसको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें पादहर्ष और बात कंटक, तो ये इसका मतलब बात पित्त के जो रोग हैं उसमें अपन क्षिप्र मर्म से ऊपर जो 2 अंगुल में करते हैं उसमें अपन विद्ध कर्म कर सकते हैं, तो उसमें अपन को रिजल्ट मिल जाता है। इस तरह से अपन इसका डिटेल लेके, जैसे अपन उसका मतलब समझ के और उसके हिसाब से इसको प्रयोग कर सकते हैं, तो उसका वृद्ध रूप हो सकता है इस तरह का। जैसे अपन बस्ती का प्रयोग करते हैं वो अपन के अंगुष्ठ मूल में करते हैं, इस तरह से इसका उपयोग अपन बड़े रूप में इसको अपन मैं समझ विद्य सकें। कर्म पे एक लेक्चर लूंगा और अच्छे से डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। जी। और शशि तिवारी मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहते, वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ शशि जी बोल रही है क्या पहले? शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? मर्म स्थानों में कैसे विद्ध करे, रक्त मोक्षण करे, कुछ बोलना चाहेंगी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। अभी आपको बोलना है तो बोलो। मर्म स्थान पर एक्चुअली विद्ध नहीं करते, विद्ध तो थोड़ा सा उसे अलग करते हैं, क्योंकि मर्म स्थान पर जब आप करेंगे तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मर्म स्थान इसीलिए होते ही नहीं है कि वहाँ वार नहीं करना है कहीं पर भी। और जब हम मर्म चिकित्सा भी करते हैं तो एग्जैक्ट जो मर्म स्थान होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर हट करके ही करते हैं। पहली बात तो ये है।
दूसरी बात ये है कि अभी सर मैं विद्य कर्म या अग्निकर्म तो मैंने किया है, आपको मैंने बताया भी, क्योंकि अग्निकर्म कई सारी वर्कशॉप्स मैंने करी थी, बट अभी रक्त मोक्षण और ये नहीं करती। तो मुझे रक्त मोक्षण की जरूरत होती है तो मैं लैब वाले से ही करा लेती हूँ, वही कर देता है। मैं जगह बता देती हूँ, खास करके मैं क्यूबाइटल फोसा से ज्यादा निकलवाती हूँ, तो लेफ्ट या राइट वैसे। और अभी अलग अलग जगहों पर नहीं किया है, करूंगी तो फिर मैं अपना रिजल्ट शेयर करूंगी। हाँ ये है कि ब्लड को देख करके इतना पता चल जाता है कि वात की दृष्टि है, पित्त की है, या कफ की है, कितनी उस तरीके से है। जी सर, कपिंग वपिंग कभी करी है लेकिन बहुत मेजर लेवल पर नहीं किया है मैंने सर। थैंक यू सर। हाँ वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ सर, हम ट्रेकिंग जाते हैं तो जलों का बहुत लगती है, मगर हम हमेशा हमें उपलब्ध नहीं होती जलों का, और जंगल से लाना, और तो विषारी होगी तो उसकी क्या लक्षण रहता है सर अलग, या अच्छी कैसी पहचानने की, वो वो तो नहीं मैं एक मालूम। लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा विषैली जलौका कैसे होते हैं और कैसे होते हैं, उसका ब्रीडिंग कैसे करते हैं, सब मैं उस पर लेक्चर लूंगा। एक हाँ स्पेशल लेक्चर लूंगा जलौका पे। हाँ चलेगा। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लीच थेरेपी होता है ना जलौ का, वो हम किसको किसको करते हैं और किसको नहीं करना चाहिए। तो हमें जो लोग डरपोक हैं उनको लीच थेरेपी नहीं करना चाहिए, जलौ का नहीं लगना। जो कमजोर हैं और जो बहुत मतलब बूढ़े लोग हैं, लेडीज लोग हैं, लेडीज में जो लोग डरपोक लोग हैं उनको नहीं करना चाहिए। और ये लीच होता है ना, शीत वीर्यात्मक होती है, और इसीलिए पित्तज और रक्तज बीमारियों में हम लोग करते हैं। ये पहले इम्प्योर ब्लड लेती है और उसके बाद में प्योर ब्लड लेती है। अपने आप जो जलौका लगती है वो अच्छी है, नहीं तो आपने कट करके फिर लगाए वो अच्छा नहीं होता है, अपने आप लगना चाहिए। और जब वो लगती है तो प्रिकिंग पेन होता है, और जैसे मर्सिडीज बेंज का जो वो लोगो होता है ना, वैसे वो निशान कर देती हैं। और उनके न मतलब ऐसे जो तीन साइड होते हैं ना, उसमें 100 दांत होते हैं छोटे छोटे। तो ऐसे 300 दांत लगाती है एक साथ में, मतलब इतनी पावरफुल उनके दांत होते हैं कि वो पूरा पेनिट्रेट कर देता है। और जब ये खींचती हैं तो सुई चुभोने की तरह पीड़ा होती है, या मच्छर काटने की तरह पीड़ा होती है, और कभी कभी खुजली होती है। तो हमें वो देखना चाहिए। और जब हम जलौका लगाते हैं उसके बाद हल्दी डाल देंगे तो उल्टी कर देगी, और नमक डालेंगे तो वो मर जाएगी। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और भी क्या है कि जलौका जो रहता है वो एक सेगमेंटल वर्म है, फाइलम एनिलिडा में। तो लीच जो रहती है वो दो सकर्स वाली भी रहती है, फ्रंटल एंड वाली और बैक एंड वाली भी रहती है। लेकिन हम लोग ज्यादातर एक एंड वाला ही यूज करते हैं। और वो जब वाई शेप का बाइट करते हैं, वाई नहीं बोलेंगे, मर्सिडीज बेंज की तरह जो रहता है उसका लोगो वैसे करती हैं। और वो अगर उनमें ब्लड रहा तो 30 मिनट से 6 घंटे तक वो रह सकती हैं। मतलब जलौका को लगा दिया तो 30 मिनट तक भी वो लग के छोड़ सकती हैं, या 6 6 घंटे भी लगा सकती हैं। और कभी कभी वो 5 से 15 ml तक भी जलौका रक्त लेती है, ज्यादा भी ले सकती है। और अगर हमने उनका रक्त नहीं निकाला, सपोज हल्दी डाल के नहीं निकाला, तो उनके पेट में वो रहेगा, महीनों महीनों रहेगा, या 1.5 साल तक रक्त रहेगा, और वो थोड़ा सा फिर निकालेंगी। दूसरा क्या है कि उनका जो सलाइवा रहता है उसमें बायो एक्टिव सब्सटेंस रहता है, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वैसोडाइलेटर्स, एनेस्थेटिक्स और एंटीकोआगुलेंट्स रहते हैं। तो हिरुडिन नाम का एंटीकोआगुलेंट रहता है, जो मतलब क्लॉटिंग में जो फाइब्रिनोजिन है उसको फाइब्रिन बनने में वो रोकता है, तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। उसी तरह से कैलिन, अपायरेज, हाइलोरोनिडेज, एग्लिन, डिस्टेबिलाइज, पाइवावाइट, कोलेजिनेज, ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस उसके सलाइवा में होते हैं। और दूसरा क्या है कि जलौका है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस में अच्छे से वो सरवाइव करती हैं। और धूप में अगर रख दिया जलौका का पात्र तो वो मर जाएंगी। या आपने कभी गाड़ी में लाया, टू व्हीलर में लाया और आपकी गाड़ी गर्म हो गई, तो घर आते आते तक वो मर जाएंगी। ये मेरे साथ हुआ है। एक्टिवा में एक्टिवा नहीं, स्कूटी पे मैं ला रहा था पहले, आज नहीं, 2002 में। उस टाइम पे एक्टिवा नहीं था उतना। तो स्कूटी पेप में गर्म होने की वजह से मर जाती थी। उसी तरह से, क्योंकि स्कूटी पेप जो था उसके पहले के जो इंजन थे बहुत जल्दी गर्म होते थे, तो वो मर जाती थी। इसी तरह से वो डीक्लोरिनेटेड वाटर और स्टरलाइज्ड वाटर में ज्यादा रह सकती हैं।
जहाँ पे क्लोरीन नहीं है वो पानी में रह सकती हैं। और पानी रोज चेंज होना चाहिए। और 2 लीच, अगर हमने एक पाव 250 ml वाटर में रखा तो 2 लीच आराम से सरवाइव कर सकती है। और वो क्या खाती हैं, तो एल्गी खाती हैं, फिश का ब्लड, फ्लैश, ये खाती हैं। और पानी में जो कचरा रहता है, जो मैंने दिखाया है, वो खाती हैं। या जो श्रृंगाटक का जो आटा होता है जो उपवास में खाते हैं उस वो खाती हैं। दूसरा क्या है कि जलौका लगाते हैं तो हम विद्रधि, गुल्म, अर्श, कुष्ठ, वात्रक, कंठ रोग, नेत्र रोग, ग्रंथि, अर्बुद, श्लीपद, विदारिका, फिर विसर्प, शिरोरोग, दंतवेष्ट, जो डेंटल डिसऑर्डर है उसमें हम लोग लगाते हैं। या फिर पॉइजनिंग हो गया है, विष दंष्ट्रा है, मतलब किसी कोई विषारी चीज लग गया है, प्लांट लग गया है, जंगम विष या स्थावर विष, उसमें जलौका लगाते हैं। और बॉयल्स अगर हो गया, एप्सिस हो गया, हर्पिस जोस्टर हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, सोरियाटिक अर्थराइटिस, साइटिका, वुंड्स, डायबिटिक वुंड्स, फिर लेप्रोटिक वुंड्स, पायोजेनिक वुंड्स, एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, एलोपेशिया, इन सब में हम लोग लगाते हैं। ये मैंने मॉडर्न नाम बताए, आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग उसका वो कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इनको नहीं करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, जिनको हीमोफीलिया है, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, उनको नहीं लगाना चाहिए। जिनको एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। अल्सरेटिव नेक्रोसिस है तो वो नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो जो सलाइवा होता है लीच का उससे और ज्यादा तकलीफ बढ़ सकता है। दूसरा क्या है कि मतलब जो भी चीजें जहां पे बढ़ रही है वहां पे नहीं लगाना चाहिए। दूसरा है कि ये जलौका लगाना सबसे सेफ रहता है। और नॉन हीलिंग अल्सर में बहुत अच्छा फायदा करता है। पेम्पिगस वल्गैरिस में फायदा करता है। विटिलिगो श्वेत कुष्ठ में करता है। फाइलेरियासिस श्लीपद में जलौका लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और सोरियासिस में भी फायदा होता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग। सपना खत्री मैडम, आप कुछ बोलना चाहते हैं जलौका के बारे में। हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं रक्त मोक्षण के बारे में। भाग्यशा रसाल मैम, कुछ बोलना चाहती हैं आप। गौतम सर, डॉक्टर गणेश भोसले जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं। सपना। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ सर, अपनी डीप वेरिकोज वेन होती है जब, तो उसमें हम नहीं लगाना चाहिए ना जलों डीप का। वेन थ्रोम्बोसिस, जी जी। डीप वेन डीवीटी में, थ्रोम्बोसिस में लगाते हैं ना, हम लोग लगाते हैं। हम लोग लगाते डीवीटी हैं। में लगा सकते हैं। लगा सकते क्या, अच्छा। लगाते ही है ना, हम लोग लगाते हैं। डीवीटी ज्यादातर वात रक्त जैसा रहता है, थ्रोम्बोसिस रहता है, जी तो उसमें जी। हम लोग वात रक्त की जैसे तिक्तक क्षीर बस्ती, फिर उसमें अमृतोत्तरम कषायम, और हम जलौका लगाते हैं ना, उससे फायदा होता है। और हम लोग विरेचन देते उसमें हैं। लगा सकते तो आपने बार बार 4 बार जी पूछ जी। ली, कहाँ आपने पढ़ा है कि डीबीटी में नहीं लगाना चाहिए। चलिए बताइए, किसने कहा है कि नहीं सर लगाना कोई चाहिए। संभाषा ही नहीं, सर कोई संभाषा ही थी ऑनलाइन, उसमें मतलब बोला था कि क्यों। सुपरफिशियल अगर होता है ये वेरिकोज, उसमें तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर डीवीटी डायग्नोस हो चुका है तो हमें नहीं लगाना चाहिए, इससे क्या क्योंकि इससे नुकसान क्या होगा। इंटरनल ब्लीडिंग का खत उन्होंने इसका कॉम्प्लिकेशन मतलब ऐसा कहीं रिपोर्ट है या कुछ ऐसे ये स्टडी, पता चली थी कहीं मुझे। स्टडी है क्या कि इंटरनल नहीं, ब्लीडिंग हो जाती है। स्टडी तो नहीं। उन्होंने बोला था कि तो इंटरनल फिर ब्लीडिंग का खतरा रहता है, कैसे खतरा तो रहेगा, डीबीटी में कैसे इसमें खतरा नहीं रहेगा। अवॉइड करना। क्यों, लेकिन कहाँ खतरा रहता है, मतलब डीबीटी इस में कैसे तरफ इंटरनल, जैसे मतलब लॉजिक बताइए कि क्यों डीवीटी नहीं। सर, एक पेशेंट की सर, उसको पोस्ट जैसे डिलीवरी के बाद में उसको डीवीटी हुआ था, तो उसको वो आयुर्वेदा में आई ना, हमारे पास ही आई थी, तो हमने उनको विरेचन वगैरह काफी दिया उनको, मतलब पहले कॉन्स्टिपेशन था, उसके बाद डीवीटी डेवलप हो गया, तो उनको सर फिर ऑपरेशन ही करवाना पड़ा चंडीगढ़ पीजीआई में। तो उनसे उनसे रिलेटेड हमने किसी से बात की थी, मतलब संभाषा और सीनियर्स, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अपन इसमें जलोका नहीं कर सकते हैं गलत उनको। बात है, अब वो सर गलत उन्होंने बात क्या है। लिखा है डीबीटी ये तो मैंने हमें बताया। हजारों पेशेंट में किया है, कभी ऐसा नहीं हुआ है।
मैंने डीवीटी के पेशेंट ठीक किए जी हैं। सर। ऐसा कभी नहीं होता है। जिन्होंने आपको जानकारी दिया वो गलत जानकारी दिया। हम्म। उनका खुद का मॉडर्न का कॉन्सेप्ट दिमाग में भरा था, जी। उन्होंने गलत चीज आपको बताया कि हाँ जी, ये हो सकता है सर। हाँ, ऐसा नहीं होता है। डीवीटी रक्त की बीमारी है ना, तो वहां पे रक्त मोक्षण करना चाहिए। जी माइक्रो जी। सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और वहां पे विरेचन वगैरह देते हैं। तो रक्त अच्छा अच्छा। पाचक, रस पाचक, ये भी तो हम देते हैं ना, और रक्त प्रसादन वो भी जी जी। करते हैं। घृत हाँ जी हाँ महातिक्ता घृत जी। वगैरह करते जी हैं, तो सर। वो हो जाता है ठीक। लेकिन जलौका नहीं लगाना है, ये जिसने भी बताया वो गलत बताया आपको। ये इंटरनल मतलब ब्लीडिंग इसमें कैसे अपन होगा? इंडिकेट। जलौका लगाने से इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होगा, ये मुझे साइंस बताइए। ये सर, ये हमें भी समझ तो नहीं आया, पर वो थोड़े सीनियर ही थे तो हम इतना इंडियन थे, लेकिन पूछा नहीं कैसे उनसे। इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होगा वो मुझे आप बताइए, जी आपको क्या सर। समझा? हाँ जी सर, आपकी आवाज नहीं आई सर। इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होगा जलौका लगाने से डीवीटी में? हेलो। हाँ जी सर, अब आवाज आ रही सर हमारी? आपकी आ रही है, मेरी आ रही है क्या आपको? नहीं सर, अभी अभी बीच में कट हुई थी। हाँ जी सर। बाकी लोग को आ रही है मेरी आवाज? वीना मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर जी, आ हाँ रही है। सर, आवाज आ रही है। तो ये मुझे लॉजिक बताइए कि इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होता है डीवीटी में। ये जो बताया गया है वो गलत बताया गया है। सर, मे भी मेरा जहां तक सोचना है सर, मे बी अगर अपन मतलब उनके हिसाब से मैंने उस समय यही सोचा कि अगर अपन जलोका लगाएंगे तो कोई थ्रोम्बस अगर हार्ट में या लंग्स में चला जाएगा तो उनको फिर जलौका लगाने से थ्रोम्बस कैजुअलिटी। हार्ट में कैसे जाएगा, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। जलौका हम पैर में क्योंकि लगा सर रहे हैं। उनका उनका डीवीटी काफी मतलब सेकंड डिग्री तक था उनको, मतलब काफी लेकिन जलौका लगाने ऑपरेशन। से थ्रोम्बस हार्ट में कैसे जाएगा, और जलौका न लगाने से नहीं जाएगा, ऐसा कैसे? ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा। सर आई डोंट नो मुझे फिर इस बारे ऐसे में उल्टा नहीं। पुल्टा साइंस नहीं बोलना चाहिए, कोई लॉजिक ही नहीं है ना। आप हम्म। नहीं जलौका लगे तब भी वो थ्रोम्बस जा सकता है हार्ट में। करना इनका ऑपरेट ही होगा, तो उनका तो ऑपरेट ही हुआ सर फिर। वो ठीक है, लेकिन जलौका लगाने से थ्रोम्बस हार्ट में जाएगा, हम्म। ये क्या साइंस है, ये क्या लॉजिक है? ठीक है चलिए। यही यही डर दिखा के उनका ऑपरेशन करवाया गया सर जानु संधि कि के नीचे है डीवीटी, तो वो थ्रम्बस नहीं 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 सर, जाता दोनों हार्ट में। दोनों लेग्स में था सर, बोथ लेग्स में था, दोनों लेग्स में। बहुत नी जॉइंट के ऊपर भी नी रहे जॉइंट तो के, जलौका हाँ, लगाया तो हार्ट में थ्रोम्बस जाएगा, नहीं ये जाएगा। साइंस। व्रण होने की ज्यादा भीति है ना, डर तो वही है कि जख्म होगी, व्रण और होगा, यही जलौका में इतना डर क्या है। ब्रांड होगा? बस हीमोफीलिया है तब नहीं लगाना चाहिए, कि वो मतलब क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं कर रहा है तब नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हाँ बाकी में क्या लॉजिक, ये क्या है, उल्टा पुल्टा कैसे है? आप इसमें सोचिए और हमें बताइए। जी अगर जी आप जो सर। हाँ जी। हाइपोथेसिस बोल रहे हैं उसको प्रूफ करिए, हम्म। तब हम मानेंगे। जी सर, मैं इस पे स्टडी करूंगी सर, फिर हाँ बताऊंगी सर आप। ठीक है, जी जरूर। हाँ सर। सर, मुझे कुछ पूछना है। और हाँ पूछिए मैम। रक्त पित्त में रक्त मोक्षण के लिए जलोका लगाते हैं या रक्त मोक्षण करते हैं? रक्त पित्त में पित्त करते प्रधान हैं व्याधि। करते हैं हाँ करते हैं। उसमें हाँ ऊर्ध्वक रक्तपित्त है तो हम लोग हाँ विरेचन कराते हैं। अधोक हाँ है तो वमन कराते हैं। हाँ और हम लोग रक्त मोक्षण करते हैं उसमें। करते हैं। 100%। अच्छा अच्छा। तीर्यक रक्तपित्त असाध्य बोला है, लेकिन हाँ असाध्य है जी तब भी हम वमन विरेचन करा के और रक्त मोक्षण करते हैं, उसमें भी करते हैं। लेकिन हाँ हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, और हाँ उसको तीर्यक रक्तपित्त माना जा रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो उसमें हाँ रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्लॉट नहीं होगा तो डेथ होने का हाँ डर रहता हाँ हाँ है जी। जी। और क्या है ना, जो डीवीटी रहता है वो कभी कभी गंभीर वातरक्त जैसे दिखता है। तो गंभीर वातरक्त में तो बोला है ना रक्त मोक्षण, बोला है, चरक में भी बोला है। और उसमें जो वातरक्त की चिकित्सा करते हैं डीवीटी में, जैसे कि हम लोग पीपल के वृक्ष का पंचांग का क्वाथ देते हैं, तो थ्रोम्बस से डिजोल्व हो जाता है। और रक्त पित्त जी में भी डिजोल्व करने के लिए कबूतर का वीट जो है वो देने को बोला है डिजोल्व। ऐसे आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। तो वो जलौका लगाएंगे इसलिए वो हार्ट में थ्रोम्बस जाएगा, ये लॉजिक मेरे को नहीं समझा।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, हम लोग 9 बजे मिलेंगे अभी, क्योंकि टाइम हो गया है। 9 बजे मिलेंगे, फिर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।